मैं कृतिका राणा, मरुधर हिंद 24 न्यूज। कांग्रेस पार्टी की राज्यसभा सांसद फौजिया खान ने हमारे विशेष रिपोर्टर से जंतर मंतर पर पहलवानों के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ बातचीत की। उन्होंने बताया कि सरकारी एजेंसियों का भारतीय जनता पार्टी की सरकार खुलकर दुरुपयोग कर रही है। विपक्ष का नेता हो या कोई और पत्रकार, यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के विरुद्ध कोई भी बात करता है तो उसके पीछे ईडी और सीबीआई लगा देती है। उन्होंने बताया कि भारतीय सांसद का कार्य भी सुचारू रूप से नहीं चल पा रहा है, जिसके कारण जरूरी मुद्दों पर चर्चा नहीं हो पा रही और सरकार हल्ले गुल्ले में अपने हित के बिल पास कर देती है। पेश है हमारे रिपोर्टर की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हरिंदर कौशल, आप देख रहे हैं मरुधर 24 न्यूज़। अभी हम डॉक्टर फौजिया खान मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के साथ यहाँ इनके ऑफिस में उपस्थित हैं। आज हम इनके ऊपर प्रतिक्रिया लेंगे कि जिस प्रकार की आप देख रहे हैं कि पिछले 23 अप्रैल से पहलवान जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन पर बैठे थे, लेकिन दिल्ली पुलिस की जायती और एजेंसियों का मिसयूज कर उनको वहाँ से उठा दिया गया। यहाँ तक कि पहलवानों में ने ये भी घोषणा कर दी थी कि हम अपने जो मेडल हैं इनको गंगा में फेंक देंगे। अब हम डॉक्टर साहब से प्रतिक्रिया लेंगे कि ये किस प्रकार ऐसे देश चलेगा, क्या इससे लोकतंत्र वीक नहीं हो रहा है? हाँ जी मैम। जी नमस्ते। आपका सवाल बहुत अहम सवाल है कि जो लोग इस देश के लिए नाम कमा के लाते हैं, जो ओलंपिक्स में मेडल्स हासिल करते हैं, हमारे देश की शान और शौकत पूरी दुनिया में बढ़ाते हैं, ऐसे लोगों की भी प्रोटेस्ट की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है, बल्कि उनको उनके साथ इल ट्रीटमेंट किया जाता है, उनको पुलिस के जरिए से हैरेस किया जाता है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि प्रोटेस्ट करना तो लोकतांत्रिक अधिकार है किसी भी आम नागरिक का। यहाँ तो हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जो बहुत आम नागरिकों से ऊंचे हैं और जो ये बोल रहे हैं कि हम अपने मेडल्स गंगा में बहा देंगे। ऐसे अगर चलेगा और ऐसे लोगों की भी आवाज नहीं सुनी जाएगी, फिर उनका कहना क्या है? वो शोषण के खिलाफ बात कर रहे हैं, वो ऐसी चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, महिलाओं का शोषण, लैंगिक शोषण, इस पर तो सरकार ने फौरन एक्ट करना चाहिए। डॉक्टर साहब, जैसे जो राहुल गांधी जी ने जब भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कहा था, आपको याद होगा कि मेरे पास कुछ महिलाएं आई थी जिन्होंने मुझे कहा कि हमारा यौन उत्पीड़न हो रहा है, तो तब दिल्ली पुलिस उनके घर पे बिना सम्मान लेकर पहुंच गई थी कि आप नाम बताइए, मैं उनके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे, कौन है महिलाएं, किनके साथ इस प्रकार हो रहा है। लेकिन अब तो 60 महिलाएं जिन्होंने की विश्व स्तर पर भारत का नाम रोशन किया है, एक नाबालिग बच्ची जिसके ऊपर पास्को का एक्ट लगा है, वो बैठी है और वो कंप्लेंट कर रही है। दिल्ली पुलिस उनकी कोई सुनाई नहीं कर रही। दो संगीन धाराओं में एफआईआर दर्ज हो जाती है, लेकिन फिर भी बृजभूषण शरण सिंह क्या इतना ताकतवर है कि उनको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा? कोई भी व्यक्ति क्या लोकतंत्र से ऊपर हो सकता है? क्या इतना ताकतवर हो सकता है कि कानून कार्रवाई नहीं कर पाता है उसके खिलाफ, जबकि इतनी सारी महिलाएं बोल रही हैं कि शोषण हो रहा है और इस पर ध्यान दी जाए। और वो भी महिलाएं ऐसी आम महिला नहीं है। अगर ऐसी महिलाओं का भी ये हाल हो रहा है, तो फिर भारत की आम महिला का क्या हाल होता होगा, ये हम कल्पना कर सकते हैं। अत्याचार इतने बढ़ गए हैं, हमारे एनसीआरबी के आंकड़े बता रहे हैं कि इतनी लैंगिक गुनहगारी बढ़ रही है, लोगों के खिलाफ अब्यूज बढ़ रहा है, और हमारी सरकार इस तरफ पुलिस केस कितने रजिस्टर हो रहे हैं पता नहीं, पुलिस स्टेशंस में महिलाओं के साथ कैसा व्यवहार हो रहा है पता नहीं, जहां पूरे मीडिया का ग्लेयर है वहां आप ऐसा कर रहे हैं, तो फिर अकेले एक महिला पुलिस स्टेशन आती है तो उसके साथ क्या हो रहा होगा। सारे भारत की महिलाएं खौफजदा है, वो सोचती हैं कि अगर इनके साथ, ऐसी महिलाओं के साथ ऐसा व्यवहार हो सकता है तो मेरे साथ क्या होगा, और ऐसे हालात में ये महिलाएं घर से निकलेंगी क्या, कंप्लेंट करने के लिए आएंगी क्या, ये सबसे बड़ा सवाल है। डॉक्टर साहब, जो मेरा एक क्वेश्चन आपसे और भी है, ये तो महिलाएं हैं, अब ये देखिए कि विपक्ष का कोई भी नेता बोलता है, किसी भी तरीके की अगर कोई आवाज बुलंद करता है, आप देख लीजिए, तो उसको जो है ईडी का, सीबीआई का खौफ दिखाकर उसको
जो है डराया जाता है, उसको जेल जाने की धमकी दी जाती है, लेकिन जो भी इन सरकार के बीच में आ जाता है, इनके बीच भारतीय जनता पार्टी के ज्वाइन कर लेता है, उसको क्लीन चिट दी जाती है। तो क्या ये जो ये संवैधानिक जो एजेंसीज है इनका दुरुपयोग नहीं किया जा रहा? निश्चित तौर पे दुरुपयोग किया जा रहा है कि आंकड़े अगर हम देख लेते हैं, सबसे पहले तो जितने लोगों पर ये रेड्स हुए हैं, ईडी के द्वारा इनकम टैक्स के रेड्स हुए हैं, अलग अलग एजेंसीज से हुए हैं, सीबीआई से हुए हैं, इसमें से कितने ऐसे केसेस हैं जो कोर्ट में साबित हुए हैं कि ये सच में इन्वॉल्व थे। झूठे सच्चे केसेस में किसी को भी इन्वॉल्व करें और अगर वो भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं तो फिर उन पर से केसेस हट जाते हैं, उनकी इंक्वायरीज बंद हो जाती हैं। तो ये दुरुपयोग नहीं है तो क्या है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जिनके नाम मैं यहाँ दे सकती हूँ, देना नहीं चाहूंगी, लेकिन उनको भी इस तरह के उनको डरा धमका के उन पर रेड्स करने की धमकियां उनको मिली हैं और जैसे ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली तो आज तो नामो निशान नहीं है उनके ऊपर कोई केसेस का। बल्कि महाराष्ट्र के एक पूर्व मंत्री ने कहा है कि अब मुझे कोई डर नहीं है क्योंकि मैं तो अब भारतीय जनता पार्टी में आ गया हूं। तो ऐसे स्टेटमेंट्स भी कर रहे हैं लोग। तो ये तो सोचने की बात है कि ये एजेंसीज गुनहगार लोगों को सजा देने के लिए है कि ये सरकार की ताकत बढ़ाने के लिए है। आप कहीं कुछ एमएलएस को, कुछ एमपीस को डरा धमका के कुछ नेताओं को कटघरे में खड़े करते हो और कहीं उनको लालच देकर, उनको पैसा देकर उनको फोड़ लेते हो और फिर वो स्टेट की सरकार जो लोगों ने सरकार चुन के दी है उसको बदल देते हो और फिर सत्ता में आ जाते हो। तो ये लोकतंत्र का कौन सा तरीका है? ये कोई समझ नहीं सकता है। लोकतंत्र जरूर कमजोर हो रहा है और निश्चित तौर पर लोकतंत्र को संभालने की आवश्यकता है क्योंकि जो चल रहा है वो खुले तौर पर लोकतंत्र को कमजोर करने की कार्रवाई और अपने सत्ता का दुरुपयोग करने का काम हो रहा है। ये पूरा देश खुली आंखों से देख रहा है। अक्सर देखिए जैसे जो सांसद है टैक्स पेयर के पैसे से चलती है और करोड़ों रुपए एक पर दिन का खर्चा आता है। लेकिन आपने देखा होगा जब से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, पिछले आप ये 2019 में कह लो 2014 में कह लो, बहुत ही कम समय के लिए सांसद चली है। सांसद में कोई काम नहीं होता है, मेजोरिटी की वजह से अपना भी अपने बिल पास कर लेते हैं। तो इस प्रकार किस प्रकार देश चलेगा? देखिए, संसद चले इसकी जिम्मेदारी सरकार की होती है क्योंकि विपक्ष का काम तो प्रोटेस्ट करने का होता ही है क्योंकि विपक्ष ने सरकार को सही रास्ता दिखाना, चेक्स एंड बैलेंसेस रखना, ये विपक्ष की जिम्मेदारी है, ड्यूटी है। अगर विपक्ष करता है संसद को एडजर्न करने की कोशिश तो वो समझ सकते हैं, लेकिन यहाँ सत्ताधारी भी संसद चलने नहीं देते हैं और उसके लिए उनके तरफ से भी घोषणाबाजी होती है। अलबत्ता ये बात है कि जो कैमरे होते हैं अंदर पार्लियामेंट में वो कैमरे बंद कर दिए जाते हैं, विपक्ष पर रखे नहीं जाते हैं, उनके माइक बंद कर दिए जाते हैं ताकि असल जो कुछ हो रहा है अंदर पार्लियामेंट में वो लोगों को पता न चले। इसलिए जब भी कोई विपक्ष का की तरफ से कोई हो रहा है का मुद्दा उठाया गया, हाँ, बात करने नहीं देते हैं और जब बात करने की कोशिश करते हैं या उस पर एहतजाज करने की कोशिश करते हैं तो कैमरे हटा दिए जाते हैं और ट्रेजरी बेंचेस की तरफ कैमरे कर दिए जाते हैं जो बिल्कुल सरकार की हाँ में हाँ तालियां बजाना और हर चीज को मानना, इस तरह से चल रहा है। तो ये तो बहुत गलत बात है। जब बीजेपी भी विपक्ष में थी तो इतना ही वो लोग भी ऑपोजिशन में शोर हंगामा करते थे, वो भी इसी तरह संसद को बंद करते थे। लेकिन आज ये ऑपोजिशन पर इसका इल्जाम रख के ये अपनी रोटी सेक रहे हैं, ये अपनी तरीके से संसद चला रहे हैं और जो बिल इनको पास करना है फिर शोर हंगामे में ये पूरी तरह उसको पास कर लेते हैं। तो बिल्कुल कहीं भी यहाँ लोकतंत्र नजर नहीं आता है। डॉक्टर साहब देखिए, जैसे जब 2024 में इलेक्शन आ रहे हैं, लोकसभा के चुनाव होंगे, तो उसके बीच में विपक्ष क्या एकजुट होगा? और अगर विपक्ष एकजुट होगा तो क्या वो महंगाई, बेरोजगारी और विकास की समस्याओं को लेकर चुनाव लड़ेगा या फिर इनकी तरह
वही हिंदू तत्व पे होगा चुनाव इस बार? देखिए, मुझे एक बात की खुशी है कि कर्नाटका में जो कांग्रेस और दूसरी पार्टियां हैं वो महंगाई के लिए लड़े, वो लोगों के समस्याओं के लिए लड़े, तो लोगों ने उनको चुन के दिया। हाँ जी। और जो हार्डकोर बातों के लिए जो प्रचार हो रहा था उसको लोगों ने नकार दिया। और यही ट्रेंड पूरे देश में रहेगा, ऐसी उम्मीद है हमको। तो आपका कहना ये है कि इस बार जो चुनाव होगा विकास के मुद्दों के ऊपर होगा? बिल्कुल, क्योंकि अभी भावनिक मुद्दों से लोग तंग आ गए हैं और भावनिक मुद्दों से लोगों की बात समझ में आ गई है कि हमको भटकाया जाता है। हमारी समस्याएं ये नहीं है, हमारी समस्याएं महंगाई है, बेरोजगारी है, हमारी समस्या शिक्षा है जो हमको अच्छी तरह नहीं हमारे बच्चों को मिल रही है, शिक्षा मिलने के बाद उनको नौकरी नहीं मिल रही है। ये हमारी बुनियादी समस्याएं हैं और इन बुनियादी समस्याओं को लेकर अगर सारा विपक्ष एक होता है तो निश्चित तौर पर सरकार को यहाँ हटाने के लिए लोग पीछे नहीं हटेंगे। मैम, इस बार जो 2024 के चुनाव होंगे इसमें शरद पवार जी विपक्ष के बीच में लोग देख रहे हैं और उनसे बड़ी उम्मीद है कि वो एक बड़ी शक्ति बनकर उभरेंगे और विपक्ष को एकजुट करेंगे। आपको लगता है ऐसा हो पाएगा? शरद पवार जी इस देश के सीनियर मोस्ट लीडर्स में से एक हैं, बहुत मैच्योर और बहुत सबको साथ लेके चलने वाले नेता हैं। और अगर वो ये इनिशिएटिव लेते हैं, अगर वो लोगों को जोड़ने की कोशिश करते हैं तो निश्चित तौर पर कामयाबी मिल सकती है हमको, क्योंकि उन्होंने तो एक अपने तौर पे कह दिया है कि मैं किसी भी रेस में नहीं हूँ, लेकिन हाँ मैं चाहता हूँ कि इस देश में लोकतंत्र मजबूत हो और ऐसी सरकार आए जो लोकतंत्र को उसकी हिफाजत करे। तो ये अगर खाली हमारे नेता का, शरद पवार जी का अगर उद्देश्य है तो निश्चित तौर पर इसमें कामयाबी मिलेगी, ऐसी पूरी उम्मीद हमको। डॉक्टर साहब, आपने समय दिया और बड़ा अच्छा लगा, आपने बड़े अच्छे ढंग से सारे प्रश्नों के जवाब दिए।